नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति और यूक्रेन में जो बैठे हुए हैं जेलेंस्की, उनकी विदेश नीति में क्या अंतर है। जेलेंस्की जैसे कितने मौके भारत के पास आए और भारत ने उनको समझदारी से हैंडल किया, और आज भी जब यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो किस समझदारी से हमारी सरकार ने अपना दोस्त और दुश्मन का फ़र्क समझा। मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, किसको दोस्त बनाना चाहिए था, किसको नहीं बनाना चाहिए था, किसकी दोस्ती भारी पड़ती है, सब बातें करूंगा। कैसे दोस्तों के साथ में दूरी और दुश्मनों के साथ में मोहब्बत का नाटक हमारी सरकार करती रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। हमारा एक बारकोड भी स्क्रीन पे कई जगह दिखाई देगा, उस बारकोड के ज़रिए आप हमको पेमेंट भेज सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ, कुछ लोगों को अगर आप जोड़ना चाहें तो इस दौरान मैसेज ये इसका लिंक वीडियो का फॉरवर्ड कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति पे आज हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जब ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन वाला, उसको लेकर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दो जो लोग हैं जिनमें से दोस्ती चुननी होती है, दुश्मनी चुननी होती है, उनमें से कौन कितना रिलायबल है। सबसे पहले हमारे सामने उदाहरण है किस तरह से यूक्रेन को धोखा दिया, किस तरह से जेलेंस्की को धोखा दिया। बुडापेस्ट मेमोरेंडम पे दस्तखत करा लिए जेलेंस्की से, और जेलेंस्की से दस्तखत कराने के बाद में यूक्रेन के सारे परमाणु हथियार ख़त्म करवा लिए, और ये कहकर ख़त्म कराए कि जब भी मुसीबत आएगी तो हम खड़े हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारे परमाणु बम भी तो तुम्हारे काम के हैं, इसलिए चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। वो सूली पे भी चढ़ गया, ऊपर भी पहुंच गया, और राम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से दुनिया के हर कोने में जा के अमेरिका तरह तरह के पराक्रम दिखाता रहता है। आपको अगर आप देखें, अफ़गानिस्तान में आतंकवाद के नाम पे घुस गया, पूरे देश पे कब्ज़ा किया, वहाँ का यूरेनियम खोदा, लेकर चला गया, ईरान में चला गया, ईरान को कहा कि उसके पास में हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, उस पर सैंक्शन लगा दिए कि आप शांतिपूर्ण उपयोगों के से अलग जाकर परमाणु हथियार विकसित कर रहे हैं। उसने कहा कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक इजराइल की एजेंसी ने उड़ा दिया था। मेरा वीडियो है, कितना सनसनीखेज हत्या थी वो। हज़ारों किलोमीटर दूर से उस आदमी की हत्या कर दी गई, और उसके बावजूद उसी पे सैंक्शन लगा दिए गए, और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या करने को किसी देश की संप्रभुता में दखलंदाजी नहीं माना गया, क्योंकि वो इजराइल ने किया। बहुत सारे मामलों में अमेरिका लगातार लापरवाही करता है और शरारतें करता है। आप एक बात सोचिए कि यही वो यूक्रेन है जिसको वो मदद देने से इनकार कर रहा है, और दुनिया के 10 देशों में घुस चुका है, संप्रभु देशों में। ईरान में घुसा, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े करवा दिए उसने, इराक में युद्ध कराया, अफ़गानिस्तान में युद्ध कराया, अफ़गानिस्तान के अंदर पूरी तबाही मचाई, आतंकवादियों को हथियार दिया, आतंकवादियों से समझौता किया, उन्हीं को सरकार दे के आ गया। लीबिया, सीरिया तबाह हुआ इसके चक्कर में, माली हुआ, वियतनाम हुआ, हंगरी हुआ, 15 देश युद्ध में तबाह हो गए। लोकतंत्र की बहाली के नाम पे कभी घुस जाता है, कभी WMD का बहाना बना लेता है, जैसे इराक में बनाया, यानी सामूहिक नरसंहार के हथियार का बहाना बना लेता है, कभी ईरान पे सैंक्शन लगा देता है, कभी कुछ करता है। ये उसकी सारी की सारी हरकतें हैं अमेरिका की। और एक तरफ हमारे पास यह अमेरिका था और दूसरी तरफ हमारे पास रूस था। दोनों में से एक चुनना था, और हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसके लिए ये फैसला लेना मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक लंबे समय से, इससे पहले वाली सरकार भी, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, और उससे पहले वाली सरकार भी, अटल जी की सरकार भी, और आपकी जो है जिसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिंह राव की सरकार भी, तब से लगातार भारत का ये इतिहास रहा है कि हम लोग अमेरिका की तरफ झुकते रहे हैं, अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं, अमेरिका का साथ देते रहे हैं, और अमेरिका की नीतियों के अनुरूप देश को बदला है। हमारे देश में बहुत सारे मल्टी नेशनल्स को हमने अलाउ किया,
हमारी आत्मनिर्भरता ख़त्म हो गई। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले भारत 80% सामान खुद बनाता था, अब 80 क्या 90% बाहर से ही आयात करता है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं जो फेल हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो आपकी नीति थी खुले बाज़ार की, जिसको आपने मनमोहनोमिक्स नाम दिया था, उसने देश को कमज़ोर कर दिया था और अमेरिका के पाले में डाल दिया था। और ऐसे में जब उसी पूरी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी चाय पिलाते थे ओबामा को, कभी अब की बार ट्रंप सरकार करते थे, बड़े बड़े रोड शो अमेरिका में करते थे, दोस्ती दिखाते थे, गले मिलते थे, फर्स्ट नेम से बराक बराक बुलाया करते थे और ये समझाने की कोशिश करते थे उनके समर्थक कि मोदी जी जो है विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, देखिए दुनिया उनको कैसे सलाम कर रही है। और इस पूरे वातावरण के बीच में अगर फैसला लेने की घड़ी आ जाए अचानक और सही फैसला जो हो वो उनके पक्ष में ना हो, जो दोस्त बने घूमते थे, तो आप क्या करेंगे। इतिहास जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। आप याद कीजिए, सबसे पहला एटम बम किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। सबसे पहले एटम बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी बनाना, यानी यूक्रेन के अंदर वो बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी जिसको बचाने के लिए यूएन में गया है अमेरिका, वो ही WMD थे जिनके कारण इराक में उसने हमला किया और इराक में नहीं मिले और यहाँ पे वो बना रहा था बायोलॉजिकल हथियार। बायोलॉजिकल हथियार क्या होते हैं आपको समझा दूँ। कोरोना टाइप के बहुत सारे वायरस बनाए जाते हैं ख़तरनाक टाइप के, और उनको डेवलप करके वही गेन ऑफ फंक्शन से और उनको समाज में छोड़ दिया जाता है, जिससे दुश्मनियों वहाँ जाके गिरा दिया जाता है ताकि लोग मर जाएं। और इन हथियारों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उसके बावजूद यूक्रेन में बन रहे थे, अमेरिका की मदद से बन रहे थे, अमेरिका के लोग बना रहे थे। ये वो अमेरिका है। और इस अमेरिका के साथ में मोदी सरकार को नहीं जाना था और फैसला कैसे करे। इसके अलावा आप सोचिए कि जितने दुनिया के खतरनाक साइंटिस्ट हुए हैं, नाजियों के रिसर्च को आप बुरा भला कहते रहे, नाजियों को आप दुनिया का दुश्मन आपने माना, और उन्हीं नाजियों के जो वैज्ञानिक थे उनको अमेरिका ने अपने यहाँ काम दिया और वही हथियार बनाने और डेवलप करने में मदद ली जो वो नाजियों के लिए बनाते थे। रूस को वैसे तो बहुत सोवियत संघ को कम्युनिस्ट कह के करते थे। जब सोवियत संघ गिरा तो उन्हीं के वैज्ञानिकों को अपने यहाँ रख लिया। सोवियत संघ के जो जासूस था, जो KGB का चीफ था, जो अमेरिका की नज़र में सबसे नोटोरियस आदमी था, जो दुनिया भर में सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का काम करता था, उसको अपनी नागरिकता दे दी और वो आदमी आज काम आ रहा है पुतिन के खिलाफ बयान देने में। इतनी सारी चीज़ें लगातार करता रहा अमेरिका। और दूसरी तरफ हमारे पास में जो चुनने के लिए था वो रूस था। 20 फरवरी 1957 में जाना पड़ेगा। ये तब की बात है जब कश्मीर को लेकर विवाद था। राजा हरि सिंह के जो निकटवर्ती थे कश्मीरी पंडित, उनको लगा कि अगर कश्मीर यहाँ या वहाँ मिल जाएगा तो हमारी बुलंदी नहीं रहेगी, हमको पूछेगा कौन, हम लोग तो राजा के आसपास के लोग हैं, मंत्री हैं, तो अगर ये तो हमारी तो पूछ ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने राजा हरि सिंह से कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहिए एकदम, ना इधर जाइए ना उधर जाइए। और इस बीच में उन्होंने एक नेगोशिएशन पाकिस्तान से भी कराया कि पाकिस्तान अगर उनको थोड़ा, उनकी पंडित लोगों की जो पूछ चलती रहे, ये होता रहे और पाकिस्तान उनको अपना साथ दे दे तो काम बन जाए। नहीं बना तो इन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इंडिपेंडेंट रहे तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने यहाँ के जो कबायली होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जो भी होते हैं, उनके अंदर छिपा के अपनी सेना को भेज दिया और उसने कश्मीर पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब वो दौड़े दौड़े कश्मीर के राजा हरि सिंह बोले, पंडितों को लगा ये तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, इससे अच्छा तो ये है कि हम भारत के साथ ही चले जाएं। तो राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े नेहरू जी के पास आए। तो नेहरू जी ने कहा भाई मैं आपको रक्षा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सेना दूंगा तो मैं ये कैसे जस्टिफाई करूँगा कि वो जो कबायलियों के साथ सेना आई है वो गलत थी। उन्होंने कहा एक ही कंडीशन है, अगर आप भारत में मिलोगे तो आपको हम सुरक्षा देंगे। राजा हरि सिंह ने मेमोरेंडम पर साइन किए भारत में मिलने के। उसके बाद में नेहरू जी जो है वो उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन एक गलती नेहरू जी कर गए, वो संयुक्त राष्ट्र चले गए
और जब वो संयुक्त राष्ट्र जाते हैं तो 20 फरवरी 1957 जिसका मैंने युद्ध किया, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और कहते हैं कि कश्मीर से भारत अपनी सेनाएं वापस बुला ले, पाकिस्तान भी अपनी सेनाएं वापस बुला लें और संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं कश्मीर में भेजी जाएं और वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये प्रस्ताव लेकर आया था अमेरिका, जिसकी जेब में मनमोहन सिंह से लेके, नरसिंह राव से लेके, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके, मोदी से लेके सारे के सारे घुसने को आतुर दिखाई देते थे आपको। ये प्रस्ताव लेकर आया था और उस प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया था, कहा नहीं माना जाएगा क्योंकि कश्मीर अपनी मर्जी से भारत के साथ जा रहा है, आपको कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आ गए थे। गोवा, दमन और दीव के मामले में उन्होंने कहा कि गोवा, दमन और दीव पे भारत कब्जा कर रहा है। ये कहा जा रहा था कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, भारत को यहाँ पे अपनी सेना भेजने का अधिकार नहीं है। फिर रूस ने वीटो किया और रूस ने कहा कि इन जगहों पर ये भारत के हिस्से हैं जो आज़ाद हो रहे हैं और जो कॉलोनियलिज्म है उसके खिलाफ ये आवाज़ है, इसलिए भारत कुछ गलती कर रहा है। रूस ने फिर वीटो किया, 6 बार वीटो किया है भारत पर। रूस ने हमारे लिए, हमारे पक्ष में 22 जून 1962 में आयरलैंड ने क्या किया, पाकिस्तान से मिल गया, वही फिरंग और कश्मीर का मामला सुलझाने को कहा। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में। और रोमानिया, रूस भारत के साथ खड़े थे और इन दोनों देशों ने कहा कि नहीं, ये मामला भारत का आंतरिक मामला है। आयरलैंड का साथ देने वाले देशों में अमेरिका भी था। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है और रूस ने फिर वीटो किया। 71 की लड़ाई, अंग्रेज साजिशन ऐसा बंटवारा करके गए थे कि भारत के एक तरफ, दुर्भाग्य से कोई भी पॉलिटिशियन अंग्रेज़ों की इन कर्मों की निंदा नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अंग्रेज़ों के एजेंट हैं और वो अंग्रेज़ों के लिए काम करते रहे हैं और काम कर रहे हैं। भारत को, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में अलग अलग बांट के दिया, एक इस तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, ताकि भारत बीच में दब जाए। इंदिरा गांधी ने हौसला दिखाया और बांग्लादेश को अलग देश बना दिया। 1971 की जब लड़ाई हुई तो 4 दिसंबर 1971 को अमेरिका भारत के खिलाफ सीमा पर एक प्रस्ताव लेके आया और ये कहने लगा कि पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर युद्ध विराम घोषित करें। युद्ध विराम घोषित होने का मतलब ये था कि सीमा पर शांति हो जाती और वो पाकिस्तान का पाकिस्तानी बना रहता, बांग्लादेश नहीं बन पाता। रूस ने वीटो किया, कहा कि भारत को अपनी रक्षा का अधिकार है। अनेक देश अमेरिका के साथ खड़े थे, अर्जेंटीना खड़ा था, बेल्जियम खड़ा था, बुरुंडी खड़ा था, चीन खड़ा था, इटली, जापान खड़ा था, निकारागुआ खड़ा था, सीरा लियोन खड़ा था, सोमालिया, सीरिया, ये सब अमेरिका के समर्थन में थे। उसके बावजूद अकेला रूस था जिसने कहा नहीं, बांग्लादेश के मामले में संयुक्त राष्ट्र को कोई दखल नहीं देना चाहिए, ये दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और ये भारत की रक्षा का सवाल है। और यही सारी चीज़ें हमेशा होती हैं। और आपको याद करिए 71 के युद्ध में वामपंथियों को पानी पी पी के गाली देते हैं आरएसएस के लोग, लेकिन रामलीला मैदान में पब्लिक मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर खुले दिल से रूस के इस वीटो और इस रवैये की तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि विचारधारा का विरोध अलग है, लेकिन आज रूस ने जो साथ दिया है उस देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। 5 दिसंबर 1971 में फिर से सीमा पर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया। शरणार्थियों की वापसी के नाम पर इस प्रस्ताव को लाया गया। भारत को रोकने की कोशिश की गई। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान, निकारागुआ, सिएरा लियोन और सोमालिया भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो अब बांग्लादेश बॉर्डर है, युद्ध विराम करने के लिए बोल रहे थे। आप सोचिए, ये सारे देश पहचान लीजिए और भारत की तब भी ताकत देख लीजिए कि दुनिया के इतने बड़े बड़े देश मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि हमारी दोस्ती पक्की थी। रूस ने फिर इसको भी वीटो किया। 14 दिसंबर 71 को फिर पहुंच गए यूएन में
और फिर बोले कि भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाएं वापस ले लें, लेकिन पोलैंड ने भारत का साथ दिया और रूस ने फिर प्रस्ताव को वीटो किया। और ये हर मौका है जिसमें बार बार अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा था। ऐसा इतिहास में एक भी मौका नहीं है जिसमें किसी अहम मौके पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो। एक तरफ अमेरिका की हिस्ट्री है जो सबको दगा देता है, और उसी अमेरिका के साथ में इन हमारी पहले की 4 सरकारों की दोस्ती है, और दूसरी तरफ एक परंपरागत रूस से दोस्ती है हमारी, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां अगर आप हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, तो कुछ ऑडियो बुक्स उसमें आपकी मदद कर सकती हैं। कुक्कू एफएम का साल भर का जो एक सब्सक्रिप्शन होता है वो 399 रुपये के आसपास होता है, जिसमें आप असंख्य पुस्तकें सुन सकते हैं, क्योंकि वो ऑडियो बुक्स होती हैं, वो पढ़ने की पुस्तकें नहीं होती हैं। सुन सकते हैं और उनसे ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ऑडियो बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह से, उनकी खासियत ये होती है कि उनको अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, चलते हुए, खाना बनाते हुए और दफ्तर के काम करते हुए भी अपने कान में सुन सकते हैं। तो जो किताब पढ़ने में आपको कई दिन लगते हैं वो आप एक दिन सकते हैं। तो ये ऑडियो बुक्स हैं। और आजकल उनके कुक्कू एफएम पर एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें 20 मार्च तक 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यही जो आपका 399 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, 20 मार्च तक अगर आप हमारे माध्यम से ख़रीदते हैं तो आपको ये 200 रुपये में मिल जाएगा। और उसके लिए आपको 50% डिस्काउंट का कूपन है HOLI होली 50, उसको डालना पड़ेगा। ये ऑफ़र चल रहा है, उनकी सेल चल रही है, और हम आपको ये इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे देंगे। और इसमें कुक्कू एफएम की जो लाइब्रेरी है उसमें कई 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, जिसमें फ़िक्शन भी है, जिसमें हिस्ट्री भी है। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से परंपरागत ढंग से रूस हमारा साथ देता रहा, तो इस तरह की जानकारियाँ बहुत सारी पुस्तकों में वहाँ मिलेंगी। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध पे भी बहुत सारी किताबें हैं, और अलग अलग तरह की किताबें जिनसे आप, फ़िक्शन भी है, फैक्ट वाली किताबें भी, बहुत सारी किताबें, वो जानकारी आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से भारत के ख़िलाफ़ इतने सारे देश लगातार खड़े रहे, और इन देशों के मुकाबले रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया। आप किसी से भी लड़ भिड़ सकते थे क्योंकि रूस आपके साथ था। आज जब ये सरकार थी तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो किसको चुने जिससे दोस्ती है, गुलाबी गुलाबी दोस्ती चल रही है, लेकिन जिसका इतिहास ख़राब है, और जिससे हमारा इतिहास अच्छा है लेकिन आजकल उतनी प्यारी दोस्ती नहीं है। आजकल हम उसके साथ में हेलो ट्रम्प नहीं कर रहे हैं, तो हम किसको चुनें? एब्स्टेन रहने का फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला था, जिसमें हमने रूस को चुना, परंपरागत दोस्त को पहचाना, और मजबूरी में जिस अमेरिका के हम साथ गए थे उस अमेरिका से दूरी अपनाई। मैं आपको कहूँगा कि युद्ध जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जो शरणार्थी इतने सारे वहाँ से जा रहे हैं, जिस तरह बर्बाद हो रहे हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में युद्ध के कारण भयानक त्रासदी आती है, जिस तरह से देश का विकास 50-50 साल पीछे पहुँच जाता है, इंसान जो है वो जानवरों से बुरी हालत में होता है, बच्चे लावारिस हो जाते हैं, उसी हालत में युद्ध बहुत बुरी चीज़ है। जब हाल में डोकलाम का मामला हुआ या चीन के साथ में सीमा विवाद हुआ, और अगर सरकार इस मसले को बातचीत के ज़रिए सुलझाने के बजाय अगर युद्ध मोल ले लेती, तो भारत और चीन के नागरिकों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज जो हम आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए विदेश नीति के मामले में जो समझदारी हमारी सरकार दिखा रही है, ये समझदारी हमारे एक समझदार अनुभव का नतीजा है। भारत का एक लंबा डिप्लोमेसी का अनुभव है। हमारे पास में बहुत पुराने अनुभव हैं, बहुत पुरानी जानकारियां हैं, बहुत पुराना ज्ञान है, और हम अच्छे बुरे का फ़र्क रहते रहते 70 साल में सीख गए हैं। और यही अनुभव हमारे काम आया, और इसी अनुभव की कमी ने यूक्रेन को युद्ध में धकेल दिया और बर्बाद कर दिया, और लगातार उनकी बर्बादी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे कि किस तरह से रूस और अमेरिका में अंतर है, किस तरह से अमेरिकन इम्पीरियलिज़म, अमेरिकी साम्राज्यवाद मानवता के लिए खतरा बना हुआ है, और आप ये भी समझेंगे कि भारत जैसा देश
किस तरह से लगातार इन दबावों से जूझता रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एक पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो में आपको कुछ जानकारियां देने की कोशिश की है और ये भी बताने की कोशिश की है कि हम किसी की भी सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार आ जाए, कि मैच्योर देश हैं और मैच्योर देश रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, देश की नीतियाँ समझदारी वाली रहेंगी, एक बार फिर से साबित हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।